रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले सुकना युद्ध स्मारक पहुंचे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद उन्होंने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ में शस्त्र पूजा की। इस दौरान चीन को कड़ा संदेश दिया कि सेना किसी को भी 1 इंच जमीन भी छीनने नहीं देगी। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। सिर्फ राजनाथ सिंह ने ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में भी विजयादशमी का उत्सव मनाया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की और इस दौरान मोहन भागवत ने भारतीय जवानों के शौर्य की तारीफ करते हुए चीन को भारत से मिली कड़ी चुनौती का भी जिक्र किया। मोहन भागवत ने पड़ोसी देश चीन को सख्त संदेश दिया कि भारत ने चीन के गलतफहमी को दूर करते हुए उसे आईना दिखाया है। भारत ने चीन को जो प्रतिक्रिया दी है, उससे अब चीन सहमा हुआ है। चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। इसके पहले भी आया है, उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया। कुछ उसके अपने कारण होंगे, लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया। लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी, उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए, इतना धक्का तो उसको मिला है। और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है। और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई, उसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा पता नहीं। और इसलिए इसका उपाय क्या है? सतत सावधानी, सजगता और तैयारी। इस तरह विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की और चीन को कड़ा संदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग में और मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस दफ्तर में शस्त्र पूजा की। राजनाथ सिंह ने जहां चीन को चेतावनी दी कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी किसी दूसरे को छीनने नहीं देगा, तो वहीं आरएसएस प्रमुख ने दावा किया कि एलएसी पर भारत के कड़े रुख से चीन अब सहमा हुआ है। विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजन की भारत में परंपरा है और यही आज निभाई भी गई। लेकिन आप जानते हैं कि देश की रक्षा में तैनात लोगों को एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा शस्त्र बनने के लिए आखिर क्या क्या करना पड़ता है, जो -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी डटा रहता है। एलएसी पर इस वक्त रात का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में ये और गिरता चला जाएगा।
लेकिन भारत की सेना की कुछ पलटन ऐसी भी है जो इस सर्दी के मौसम में भी अडिग है। वो अद्भुत है, सर्वदा शक्तिशाली है। उनके इरादे फौलाद से भी ज्यादा मजबूत हैं। ये पीहर के वो बाजीगर हैं जिन्हें देखकर दुश्मन थर थर कांपता है। ये साहस और शौर्य की वो मिसाल हैं जिनके कारनामों के आगे पहाड़ सी मुसीबतें भी पानी भरती हैं। ये कहानी उन लोगों की है जो हमारी एक एक सांस की खातिर अपने लहू का एक एक कतरा बहा देते हैं। ये कहानी एक आम इंसान के फौलाद बनने की है। ये कहानी उस त्याग और तपस्या की है जिसमें कोई आम इंसान संघर्षों का सीना चीरकर एक ऐसा महामानव बनता है जो सिर्फ हथियारों की ताकत से ही नहीं बल्कि अपने फौलादी जिस्म की टक्कर से दुश्मनों को पस्त कर देने का मादा रखता है। सोचिए जरा, हजारों फीट की ऊंचाई हो, ठंड खून जमा देने वाली हो और ऑक्सीजन की मात्रा भी नाम मात्र हो। ऐसे इलाके में एक इंसान के सामने कितनी कठिनाई होती है इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारतीय सेना के जवान इसी तरीके के हालात में LAC पर चीन के सामने डटे हुए हैं। भारतीय सेना से होड़ लगाने के लिए चीन ने भी इस इलाके में अपने सैनिकों को तैनात करने की गलती तो कर ली है, जिसका खामियाजा उसको वहां पे भुगतना पड़ रहा है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में चीन के सैनिक अब बीमार पड़ने लगे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि भारतीय सैनिकों को तो इन इलाकों में तैनात करने से पहले बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन चीन के सैनिकों को इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं है। भारतीय सेना के जवानों को बाकायदा हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में तैनात होने के लिए एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए इन्हें कड़ी परीक्षा के दौर से गुजरना होता है। गुलमर्ग में मौजूद इस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में 1948 से देश की सेवा के लिए उन जाबाजों की फौज तैयार की जाती है जो बुरे से बुरे हालात का सामना करते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकती है। लेकिन एक आम इंसान से एक योद्धा में तब्दील होने का जो रास्ता इन्हें तय करना पड़ता है, उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है।
जिस इलाके में एक एक सांस खींचना मुश्किल होता हो, वहां इन शूरवीरों को दौड़ लगानी पड़ती है। ये एक ऐसी दौड़ होती है जिसमें जवानों को 9000 फीट की ऊंचाई वाली फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। दुर्गम रास्तों से होते हुए फिनिश लाइन तक ये दूरी 18 किलोमीटर की होती है। यानी 9000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर का बेहद कठिन रास्ता तय करना होता है। इस दौरान इन्हें अपने निजी हथियारों के साथ 18 किलोग्राम जरूरी साजो सामान भी साथ लेकर दौड़ना होता है। इन फौजियों को पूरे देश की मिलिट्री यूनिट्स में से चुना जाता है। इन चुने हुए जाबाजों को अपनी अपनी यूनिट्स में सबसे तेज, सबसे होशियार और सबसे ताकतवर माना जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो गुलमर्ग और सोनामर्ग में स्थित है, वो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। ट्रेनिंग बहुत सख्त, खतरनाक। अगर आप नियमों का पालन ना करें तो जिस तरीके से वो आप में जोश पैदा करते हैं, आपको एक सक्षम सैनिक बनाते हैं, आपको एक पहाड़ी योद्धा बनाते हैं, वाकई काबिल तारीफ। समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुलमर्ग में जहां इन्हें ट्रेंड किया जाता है, वहां किसी भी काम को करना आसान नहीं होता। हाड़ कपाने वाली सर्दी के बीच जहां खून तक जमने लगता है, वहां इनकी ट्रेनिंग के लिए ऐसे ऐसे तरीकों को चुना जाता है जो किसी कमजोर दिल वाले के लिए जानलेवा तक हो सकते हैं। दरअसल ये सब कुछ महज एक ट्रेनिंग भर नहीं होता, ये किसी मिशन की तरह होता है। यही वजह है कि इनकी इस खतरनाक ट्रेनिंग को चरणों में बांटा जाता है। जवानों की ट्रेनिंग को चरणों में बांटने के बाद हर चरण में अलग अलग टारगेट सेट किए जाते हैं। इन जवानों के सामने 11 हफ्ते की ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा जाता है। ट्रेनिंग के इन 77 दिनों में इन्हें बेहद कठिन मुसीबतों को पार करना होता है, जिनमें से 49 दिन इन जवानों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि बचे हुए 28 दिन इन्हें एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। हौज में ट्रेनिंग की ये टाइमलाइन असल में उन जवानों के लिए है जिन्हें भविष्य में दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे दुर्गम और सबसे चुनौतीपूर्ण युद्ध क्षेत्र में जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तकरीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन ग्लेशियर ये दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ तापमान -70 डिग्री तक पहुंच सकता है। बेरहम मौसम के बीच मैदान में डटे रहना साक्षात मौत का सामना करने जैसा है। क्योंकि इसी की बदौलत ये पता चल सकता है कि कोई जवान ऑक्सीजन की कमी को कितना बर्दाश्त कर सकता है। इस माहौल में खुद को ढालने के लिए वक्त के साथ साथ विज्ञान भी लगता है, लेकिन इस माहौल में ढलने की जो चुनौती किसी आम इंसान के लिए पहाड़ जैसी हो सकती है, वहां ये जवान महज 6 दिन के भीतर अपने शरीर को माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल 9000 मीटर पर स्थित है और यहाँ पर जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो पहले दिन आराम और दूसरे दिन तकरीबन 1.5 किलोमीटर का लाइट वॉक और फिर तीसरे और चौथे दिन 3 किलोमीटर का पैदल मार्च करके आते हैं और 5वें और 6ठे दिन तकरीबन 5 किलोमीटर और 1000 मीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं। ट्रेनिंग के 6 दिन जवानों के लिए बहुत खास होते हैं, क्योंकि इन्हीं 6 दिन में तय होता है कि आगे की मुश्किलों से लड़ने के लिए कितने लोग तैयार होने वाले हैं। यही वजह है कि ट्रेनिंग के पहले दिन इन जवानों को पूरी तरह आराम दिया जाता है, यानी आने वाली ट्रेनिंग को ये अच्छी तरह से निभा सके इसकी तैयारी करवाई जाती है। दूसरे दिन इन जवानों को 1.5 किलोमीटर की सैर कराई जाती है, जिसे पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल आसान नहीं माना जाता। तीसरे और चौथे दिन इन जवानों को 3 किलोमीटर पैदल चलना होता है ताकि इनके फेफड़े लंबी दूरी के लिए तैयार हो सके। 5वें और 6ठे दिन ये फौजी 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस दौरान इन्हें 1000 फीट की ऊंचाई तय करनी होती है, वो भी 5 किलो युद्ध भार पीठ पर लादकर।
इनमें से कई जवानों के लिए यह पहला मौका होता है जब वो हिमालयन रेंज में पहुंचते हैं। यही वजह है कि इन्हें हाइपोक्सिया का खतरा भी रहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है। ये तमाम बातें कई जवानों के कदम बीच में ही थाम देती है। हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी होती है और उस ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं और इससे कईयों को हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, हेलुसिनेशन हो जाता है, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती है, खाना नहीं खा सकते हैं, मतलब सोचने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इस तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से एक्लिमेटाइज करें और जैसे बताया जाता है उस तरीके से काम करें तो ये बीमारी तकरीबन मैं कहूँगा बहुत ही कम लोगों को होती है और इसलिए हम लोग अमूमन कहते हैं डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। लेकिन इस बीच जो जवान घुटने नहीं टेकते, उन्हें आगे भी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना होता है। इन जवानों को पहाड़ों पर बहने वाली नदी की धाराओं को भी पार करना होता है। इन नदियों का पानी इस कदर ठंडा होता है कि चंद सेकंडों के भीतर शरीर को सुन्न कर सकता है। ऐसे हालात में इन जवानों को न सिर्फ लहरों की टक्कर बर्दाश्त करनी होती है, बल्कि इनकी सांस काबू करने की ताकत का भी इम्तिहान होता है। इन खूंखार नदियों को पानी में बिना उतरे कैसे पार करना है, ये भी 72 घंटे की उस ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इस दौरान इन्हें दोनों किनारों पर बंधी रस्सी के जरिए नदी को कुछ इस तरह से पार करना होता है। बैटल लोड के साथ ये लक्ष्य महज 15 मिनट के भीतर पार किया जाता है। ये ट्रेनिंग का एक ऐसा दौर होता है जिसमें इन्हें अपने शरीर की पूरी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। टेम्परेचर्स इतने लो होते हैं कि पानी बहुत बहुत ठंडा होता है। आप अगर उसमें हाथ डालेंगे या पांव डालेंगे या मुंह के ऊपर डालेंगे तो बदन बिल्कुल सुन्न हो जाता है। इस हालात में वो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से अगर छोटे नाले हैं, पानी का बहाव तेज है, किस तरीके से उसको क्रॉस करना है, एक दूसरे की मदद से किस तरीके से उसको पार करना है और जब पार करने के बाद किस तरीके से अपने हाथ पांव को फिर से गर्म करने हैं। 11 हफ्तों की इस ट्रेनिंग का एक बेहद अहम हिस्सा रॉक क्लाइंबिंग भी है। पहाड़ी योद्धाओं की भाषा में इसे रॉक क्राफ्ट भी कहा जाता है। इस कला में माहिर होने के बाद ये योद्धा पहाड़ों पर ना सिर्फ सर पर चढ़ सकते हैं, बल्कि किसी तूफान की तरह पहाड़ों से उतर भी सकते हैं। ये रैपलिंग इतनी फायदेमंद होती है कि इसके बूते दुश्मन के खेमे में चुपचाप दाखिल हुआ जा सकता है और उस पर हमला बोला जा सकता है। कारगिल युद्ध के दौरान भी पहाड़ों पर चढ़ने और उतरने की ये कला देश के बेहद काम आई। आपको रैपलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको किस तरीके से पहाड़ों की चढ़ना, किस तरीके से उस पिटॉन्स का इस्तेमाल करना, किस तरीके से कैरिबनर्स का इस्तेमाल करना, रैपलिंग रोप और क्लाइंबिंग रोप का अंतर मालूम होना, किस तरीके से रोप फिक्सिंग करना, किस तरीके से रैपलिंग के बेसिस बनाने, ये सब जो है उसकी बहुत ही कड़क और बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के आखिरी दौर से पहले वो वक्त आता है जब इन्हें बर्फीले इलाके में अपनी शारीरिक ताकत और सहनशीलता की परीक्षा देनी होती है। ये स्नो क्राफ्ट है। ट्रेनिंग के इस दौर में इन जाबाजों को बर्फीली दुनिया की मुसीबतों में खुद को साबित करना होता है। क्राफ्ट यानी बर्फ में बचे रहने का हुनर और बर्फीले बिहड़ में अपने दुश्मनों को हरा देने की कला। इसी चरण को पूरा करके जवान सियाचिन के रखवाले योद्धा बनते हैं। इस दौरान इन्हें -30 से -70 डिग्री के बीच रहना सिखाया जाता है। ये देखा जाता है कि एक जवान कितनी देर तक इस तापमान को बर्दाश्त कर सकता है। इसी पड़ाव में ये जवान मेटल स्पाइक्स यानी धातु के कांटेदार जूतों के साथ पहाड़ों पर चलना सीखते हैं।
इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के इस दौर में इन्हें 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना होता है। ये ऊंचाई कई घंटों में पार होती है। इस दौरान इन जाबाजों की सहन शक्ति को बर्फीले दर्रों की कसौटियों पर कई बार परखा जाता है। हाड़ को कपा देने वाली इस ट्रेनिंग के 11 हफ्ते इनकी जिंदगी का ऐसा लम्हा होते हैं जिसे याद कर ये दुनिया की हर तकलीफ को भुला सकते हैं। इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद भारतीय सेना के ये दस्ते अब LAC पर चीन की सेना के सामने डटे हुए हैं। जिस वक्त पूरा देश उत्सव के रंग में डूबा है, उस वक्त भारतीय सेना के ये जवान पूरी सर्दियां देश की खातिर LAC पर बिताने की तैयारी कर रहे हैं। लेमुआ समझौते के तहत इन जवानों के लिए अमेरिका से सैन्य साजो सामान खरीदा गया है। 2016 में हुए लेमुआ समझौते के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे का साजो सामान जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकती हैं और इसी समझौते के तहत सैनिकों के लिए गर्म सूट और गर्म टेंट का इंतजाम किया गया है। यानी LAC पर पूरी सर्दियां बिताने की तैयारी हो चुकी है। एक योद्धा की पहचान भी यही है, अपराजेय, अडिग, अदम्य। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में लोगों से बहादुर जवानों के नाम एक दिया जलाने की अपील की है, जो त्योहारों में सीमाओं पर डटे हुए हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि जो जवान भारत माता की सुरक्षा कर रहा है, उसको याद करके ये त्योहार मनाएं। हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं। युद्ध में तकनीक की बहुत अहमियत होती है। अब हम आपको एक ऐसा हथियार दिखाने जा रहे हैं जिसने भारतीय सेना को एक ऐसी अदृश्य शक्ति दी है जिससे दुश्मन देख भी नहीं सकता। उसके नेत्र खुलते ही शत्रु भस्म हो जाता है। उसके तेज के सामने दुश्मन की हर चाल नाकाम हो जाती है। वो हमले से पहले दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं देता। वैसे तो वो एक वेपन है, लेकिन उसकी क्षमता को देखकर उसे काली नाम दिया गया है। काली यानी किलो एम्पियर क्लीनर इंजेक्टर। ये एक लेजर बीम से हमला करने वाला हथियार है जिसकी अदृश्य तरंगों के सामने बड़े से बड़े तोप और टैंक भी टिक नहीं पाते। न गोली, न रॉकेट, न बम, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की शक्ति से दुश्मनों का होगा सफाया। बुलेट की जगह निकलेगी लेजर बीम। बड़े बड़े फाइटर प्लेन, मिसाइल और ड्रोन तेज रोशनी से ढेर हो जाएंगे। भारत का गुप्त हथियार
जिसने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ग्यारी सेक्टर में जो 5 अप्रैल 2012 को जो बर्फानी तूफान आया है वो मसनूई था और इंडिया ने किया है। वो उसको काली का नाम भी देते हैं। हिंदुस्तान का टर्मिनेटर काली, जो कि दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, एक ऐसा हथियार जो पल भर में दुश्मन का खात्मा कर देगा। ऐसी खतरनाक तरंगे जो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे की रक्षा करेंगी। अदृश्य तरंगों वाला ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसकी निगाहें गिद्ध से भी तेज होंगी। काली भारत का सीक्रेट मिशन है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर देखिए भारत का यह ब्रह्मास्त्र कैसे अपने दुश्मनों को निपटा सकता है। यह वो ड्रोन सेना है जो भारत में नापाक इरादे से घुसने की गुस्ताखी कर रही है। काली की टीम ने दूर से ही एक एक ड्रोन को स्कैन कर लिया, जिसके बाद होता है हमला। और एक एक ड्रोन जो सीमा में घुसने की हिमाकत कर रहा है, काली ने लेजर जैसे अदृश्य बीम से अपनी तरफ आ रहे हथियारों को चुटकियों में तबाह कर दिया। एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट्स हैं या ड्रोन्स हैं या इनकमिंग मिसाइल्स हैं, आप उनके जो ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं या जो उनकी सर्किटरी है या उनके वायरलेस सिग्नल्स वाले जितना इक्विपमेंट उनके ऊपर ऑन बोर्ड है, उनको इस इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से डिसेबल करके उनको जो उन वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हो अपना इंटेंडेड टारगेट हिट करने से पहले। काली का आकार सिलेंडर नुमा है जो लगभग 25 टन वजनी है, जिसे टैंक से लेकर वॉरशिप तक पर लगाया जा सकता है। वक्त के साथ जैसे जैसे वैज्ञानिकों को लेजर की ताकत का एहसास होता जा रहा है, काली उतनी ताकतवर होती जा रही है। काली उस सीक्रेट शक्ति का नाम है जो दबे पांव दुश्मन के खेमे में तबाही मचा देती है। काली 60 नैनो सेकेंड यानी 1 सेकेंड के 60वें हिस्से में 40 गीगावाट वाले लेजर से हमले में सक्षम है। 40 गीगावाट को जरा ऐसे समझिए कि भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को भी इतनी बिजली की जरूरत नहीं होती है। इस अकूत ताकत से लैस काली सेकेंड के 60वें हिस्से में दुश्मन का सफाया करने में सक्षम है। काली में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर जैसे यंत्र लगे होते हैं, जिनमें एकत्र ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे पंगु बना सकती है। हमला भी इतना तेज कि दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलता। काली प्रकाश की गति से वार करती है, यानी काली के कहर से बच पाना नामुमकिन है। काली का वार बंदूक की गोली या तोप के गोले से भी सटीक होता है। मिसाइल हमले को रोका जा सकता है, लेकिन काली के काल से कोई नहीं बच सकता। ये डिवाइस एक स्टॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है। समझिए, एक स्टॉर्म ऑफ वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है, जो टारगेट को बम्बार्ड करते हैं विद अ वेरी हाई पावर फ्लैशेस। और ये सारा का सारा काम विद इन मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स में होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ इस हाई एनर्जी वेव की वजह से एक तो इसकी लिथैलिटी बहुत बढ़ जाती है, दूसरा क्योंकि एक फोकस्ड बीम है तो इसकी एक्यूरेसी पिन पॉइंट होती है, और तीसरा इसकी रेंज इज फिनोमिनल है। मैंने बोला कि इवन सैटेलाइट्स कैन बी टारगेटेड।
जिस तरह से दुनिया को लेजर ताकत का एहसास होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से इसके विकास का काम भी बढ़ रहा है। भारत भी इस मामले में दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। काली और ए-सेट मिसाइल आने वाले समय में भारत की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। भारत की ओर से चीन को लगातार दी जा रही चेतावनी से जुड़ी हर खबर